केस स्टडी और एमसीक्यू बुकलेट पेज 63 क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडीज का ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिस्टर कृष्ण एक्टिविटीज कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएटेड इन इंडिया है और टोटल एरिया है 5 एकर्स। एक्टिविटी ए, एक तो वो सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रो करते हैं नर्सरी में जो 1 एकड़ लैंड पे स्प्रेड है और इसका सेल प्रोसीड्स है 5 लाख। आपको ध्यान होगा एक एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे हम जहां हम ये बोलते थे कि अगर कोई नर्सरी से सीडलिंग्स या सैपलिंग्स ग्रो करके उसको बेच रहा है तो उससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, चाहे बेसिक ऑपरेशंस ना भी परफॉर्म करे गए हों। तो बेसिक ऑपरेशंस होता था प्लॉइंग ऑफ फील्ड या सोइंग ऑफ सीड्स, वो सब नहीं भी करा गया, इवन देन ये एग्रीकल्चर इनकम है अगर आप नर्सरी से सेल कर रहे हो सीडलिंग्स या सैपलिंग्स की। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज सेल प्रोसीड्स है और 1,40,000 का कॉस्ट है, तो लेस करके 3,60,000 का एग्रीकल्चर इनकम तो एक्टिविटी ए से आ रहा है। चलते हैं आगे। एक्टिविटी बी, ये ग्रो करते हैं कॉटन ऑन 3 एकर्स लैंड और 40% कॉटन जो है वो बिक जाती है 4 लाख में। और ये जो कॉटन ग्रो करके इन्होंने बेच दी ये तो सीधा सीधा एग्रीकल्चर इनकम है। इसे कल्टीवेट करने में 2.25 लाख का खर्चा है, तो 1,75,000 की एग्रीकल्चरल इनकम आ गई इसे माइनस करके। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो बाकी 60% कॉटन है उसको ग्रो करने में खर्चा आता है 3,37,500 और उसकी मार्केट वैल्यू है 6 लाख। और इसको हम लोग ना बेचते नहीं है, इसको हम लोग आगे प्रोसेस करके इसे यान में मैन्युफैक्चर करते हैं या यान कन्वर्ट करते हैं इसको यान में। तो आपको ध्यान होगा एक रूल था रूल 7 जो बात करता था कि अगर रबड़, कॉफी और टी के अलावा कुछ भी अगर आप ग्रो करके मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस पर रूल 7 लगेगा। और रूल 7 ये बोलता था कि जो आपकी ग्रोइंग वाली कॉमोडिटी है उसको हम ये मान लेंगे कि मार्केट प्राइस पे उसको सेल कर दिया गया या मार्केट प्राइस पे उसको ट्रांसफर कर दिया गया है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहां यान मैन्युफैक्चर हो रही है, और उस हिसाब से आपकी एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट होती थी। इसका मतलब 6 लाख की जो मार्केट वैल्यू है इस पे मान लिया जाएगा कि हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपना कॉटन ट्रांसफर कर दिया और 3,37,500 इसका कॉस्टिंग था, तो लेस करके आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। लेकिन जब आप यान की इनकम निकालोगे वो पीजीबीपी इनकम आएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है क्योंकि यान तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से तैयार हुआ है। तो 8,50,000 का आपने वो यान बेचा है, उसमें से 1 लाख के खर्चे माइनस करके 7.5 लाख और उसमें से भी 6 लाख और माइनस कर दोगे जो कि मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कॉस्ट ऑफ कॉटन। क्योंकि ये माना गया कि एग्रीकल्चर यूनिट ने आपका ये कॉटन ट्रांसफर कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, तो वहां पे कॉटन वाले यूनिट की एग्रीकल्चरल इनकम निकल गई मार्केट प्राइस को बेस लेकर, उसी मार्केट प्राइस को बेस लेकर अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की निकलेगी बिजनेस इनकम। तो ये एक्टिविटी बी है। आई होप आपके माइंड में क्लियर होगा। बाकी एमसीक्यू पढ़ेंगे कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ठीक है, एक्टिविटी सी कहते तो बाकी का 1 एकड़ लैंड बच गया क्योंकि टोटल 5 था। 5 में से 1 में उसने नर्सरी चला रखी है, 3 में उसने ये कॉटन का पंगा ले रखा है और सी में उसने कर रखा है भैया एक्टिविटी सी में 1 एकड़ लैंड उसने लेट आउट कर रखा है किसी मिस्टर रमेश को, जो कि मंथली रेंट है 15,000 रुपीज, 1,80,000 का रेंटल आ गया और 50% लैंड आगे एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहे हैं मिस्टर रमेश। तो आपको ध्यान होगा अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चरल लैंड को लेट आउट करता था एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए तो हमारा सेक्शन 2(1)(a) बोलता था कि उससे होने वाली इनकम जो है रेंटल इनकम जो है या और कोई इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। पर 50% जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हो सकती, वो जाएगी आपके अदर सोर्सेज के अंदर। ध्यान रखिएगा, इसे हाउस प्रॉपर्टी में मत ले जाना क्योंकि लैंड है, लैंड का रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता। और अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाते, अगर ये बिल्डिंग वगैरह होती फिर तो वहां 30% डिडक्शन का भी पॉइंट होता, लेकिन क्योंकि ये अदर सोर्सेज इनकम है तो ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात होगी और ना ही हाउस प्रॉपर्टी की बात होगी, ये अदर सोर्सेज इनकम बनेगी। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या मांग रहे हैं। पहले तो एक्टिविटी ए से वो पूछ रहा है बताओ एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होगी। तो एक्टिविटी ए का आंसर तो बिल्कुल सिंपल था, 5 लाख माइनस 140 यानी कि 3,60,000, तो आंसर आ गया सी। सेकंड क्वेश्चन एक्टिविटी बी से, अब ध्यान से एक्टिविटी बी में ना बहुत कुछ बता रखा था, ये ना क्वेश्चंस पढ़ते हुए प्लीज ध्यान देना। कई बार ना क्या होता है क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है लेकिन एमसीक्यू में पूरी इंफॉर्मेशन यूज नहीं हो रही होती, तो बच्चे क्या करते हैं गलती से पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करके वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। अब देखो यहाँ पे उसने सिर्फ ये बोला है विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन। भाई इस एक्टिविटी में तो यान भी सेल हो रहा था, वो यान के सेल की बात नहीं कर रहा सेकंड एमसीक्यू में, वो सिर्फ कॉटन सेल करने की बात कर रहा है। उसमें से बताओ एग्रीकल्चरल और बिजनेस इनकम कितनी है। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, कॉटन बेचने पे आपकी बिजनेस इनकम तो आ ही नहीं सकती, कॉटन तो आपकी जो है वो ग्रो हुई है, ठीक है, तो कॉटन बेचने पे एग्रीकल्चरल इनकम जो आपकी आएगी वो आएगी। और ध्यान रखना ये एक्टिविटी बी सेल ऑफ कॉटन, देखो जो यहाँ पे दूसरा 60% कॉटन है ना ये तो बेचा ही नहीं गया है, तो सेल ऑफ कॉटन सिर्फ ध्यान रखना, तो सेल ऑफ कॉटन तो सिर्फ ये वाली हुई है 4 लाख वाली।
4 लाख में से आप इसके ग्रोइंग खर्चे माइनस कर दो, 1,75,000 का एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। दूसरे वाले में ना इसने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है, जानबूझ के वो बिजनेस इनकम वाला भी आपको ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो वो पूरा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ कॉटन की बात कर रहा है। तो आपका सही आंसर होगा 1,75,000। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। 4 लाख में से खर्चे तो माइनस करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम निकालते हुए आप खर्चे तो माइनस करते हो, क्योंकि उसकी पार्शियल इंटीग्रेशन करनी होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम नेट करके निकाली जाती है। वैसे रूल ये होता है कि एग्जम्प्टेड इनकम के खर्चे आप माइनस नहीं कर सकते हो, बट एग्रीकल्चर इनकम तो नेट करके निकलती है, खर्चे माइनस करके, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अब वो पूछ रहा है एक्टिविटी बी का ही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है सेल ऑफ यार्न का। अब इसमें बताओ कितना उसका एग्रीकल्चर इनकम है और कितना उसका बिजनेस इनकम है। अब वैसे तो सेल ऑफ यार्न से पहले हम मानेंगे कि कॉटन को हमारे ट्रांसफर किया गया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो 6 लाख में से 3,37,500 माइनस करके ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आएगी। तो देखते हैं, 1.5 लाख तो आंसर गलत है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम का ऑप्शन 2,62,500 इसमें है। और अगर आप देखो बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी, 850 माइनस 1 लाख यानी कि 750, 750 में से भी 6 लाख माइनस होगा, क्योंकि 6 लाख रुपीज मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन। तो ये बच गया 1,50,000 का बिजनेस इनकम। तो आंसर आ गया इसका बी, ठीक है। 262,500 एग्रीकल्चर इनकम और 1,50,000 एज बिजनेस इनकम। और उसके बाद 3.4 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एक्टिविटी सी में बताइए एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है और कितनी है। एक्टिविटी सी में हमने 50-50% किया था। 50% तो 180 का, 180 कैसे आया, रेंटल इनकम 15,000 into 12, 90,000 तो बन जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। 90,000 तो बन जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। तो ए और बी तो गलत है, ठीक है। तो 90,000 वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम, और यहां देखो 63,000 इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन दे दिया, तो ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। लैंड में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहां से आ जाएगी, ठीक है। और ये 90,000 एग्रीकल्चर, 90,000 अदर सोर्सेज, ये जम रहा है हमें, ये जम रहा है। डी आंसर सही है। अब क्वेश्चन कह रहा है जीटीआई निकाल दो। अब जीटीआई निकालते हुए आपको पता है जो एग्रीकल्चर इनकम आपने जितनी भी निकाली है वो तो एग्जम्प्ट होती है, वो तो जीटीआई का पार्ट ही नहीं होती। तो आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम जहां जहां आपने निकाली है, एक तो ये निकाली है 1.5 लाख, ठीक है, और कोई बिजनेस इनकम ना तो ऊपर थी ना यहाँ थी, ये भी एग्रीकल्चर थी, ये भी एग्रीकल्चर थी, ठीक है। और एक आपने निकाली है अभी जो 90,000 की अदर सोर्सेज इनकम, ये भी जीटीआई का पार्ट है। तो 1.5 लाख प्लस 90,000, ये आपका आंसर आएगा 2,40,000 यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको ये केस स्टडी क्लियर है।